भारतीय धर्मानुयायी कंबोडिया। 9वीं 10वीं शताब्दी में कंबोडिया का स्वर्णिम युग था। उस वैभवशाली युग में प्रत्येक शासक ने अपनी ओर से इस क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रखा और क्रमशः अंगकोर वाट अधिकाधिक विकसित होता चला गया। समय के परिवर्तन में इस वैभव को अपनी काली चादर में छिपा लिया और मुद्दतों तक यह विशाल भवन उपेक्षित एवं अविज्ञात पड़े रहे और खंडहर बनते गए। सन 1861 में एक फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्ता ने इन अवशेषों को ध्यानपूर्वक देखा और इस अद्भुत उपलब्धि पर हर्ष विभोर होकर नाचने लगा। प्राचीन अंगकोर के ध्वंसावशेष 15 मील से अधिक भूमि परिधि को घेरे पड़े हैं। इस क्षेत्र को अंगकोर वाट कहते हैं। यहाँ के अपूर्व भवनों को देखकर मनुष्य की आश्चर्यजनक निर्माण शक्ति पर अवाक रह जाना पड़ता है। इसे संसार भर में उपलब्ध ध्वंसावशेषों में सबसे अधिक विशाल और बहुमूल्य कहा जा सकता है। पुराने समय में जबकि यांत्रिक साधनों का अभाव था, किस प्रकार इतनी कलात्मक, इतनी विशाल, इतनी बहुमूल्य इमारतें बन सकी होंगी, इस रहस्य पर आज के इंजीनियरों को आश्चर्य होता है। इसका महाप्रांगण पेरिस के प्रसिद्ध पैलेस दला कांकोई से 4 गुना बड़ा है। भव्य भवनों की पत्थर से बनी लंबी दीवारें ऐसी लगती हैं मानो वे एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई हों। जोड़ तो है, पर ये इतने हल्के हैं कि बिना विशेष जांच पड़ताल किए वे नजर ही नहीं आते। पत्थरों की नक्काशी देखते ही बनती है। प्रधान मंदिर के 4 विशाल स्तंभ इतने ऊंचे हैं कि उन्हें देखने के लिए गर्दन को ऊपर तक तानना पड़ता है। प्यारे लोती नामक चलियान के कप्तान ने अपने संस्मरणों में लिखा है, अंगकोर को देखकर बुद्धि हतप्रभ हो जाती है। जब ऊपर चढ़ते हैं तो लगता है कि स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो लगता है कि मंदिर जमीन से ऊपर उठता चलता है। ऊंचाई के असीम दर्शन से बुद्धि ठगी सी रह जाती है। कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है। यह बड़ा सुंदर नगर है। कंबोजी जनता धार्मिक प्रकृति की है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत है। भारत में हिंदू साधुओं की तरह उस देश में भी बौद्ध भिक्षु झुंड के झुंड विचरण करते पाए जाते हैं। नाम पेन को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक पुरानी बस्ती जिसमें भारतीय ढंग की बसावट, बौद्ध पैगोडा, हिंदू मंदिर तथा राजप्रसादों की भरमार है। दूसरी नई बस्ती, यह फ्रांसीसी ढंग पर बसी है। इसमें प्रवेश करने पर ऐसा लगता है मानो यूरोप के किसी आधुनिक बसे नगर में घूम रहे हों। पुरानी बस्ती का वैभव भी देखते ही बनता है। राजप्रसादों में बने गुंबज और उन पर रखे कलश बहुत दूर से दिखाई पड़ते हैं। महलों की दीवारों पर भारतीय पौराणिक गाथाओं के चित्र खुदे हैं। एक भवन का 35 फुट चौड़ा 125 फुट लंबा फर्श ही चांदी का बना है। चांदी की तह आधा इंच मोटी है। इसमें ठोस स्वर्ण की बनी करोड़ों रुपए मूल्य की बुद्ध प्रतिमा है, जिसे राज परिवार के लोग पूजते हैं। नाम पेन से 80 मील दूर अंगकोर वाट है। इसे राजा सूर्यवर्मन ने बनवाया था। इसके अवशेष मीलों तक बिखरे पड़े हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की विशालकाय मूर्तियां कला कुशल हाथों की बनाई हुई हैं। शिल्पकला और वास्तुकला की दृष्टि से यह संसार भर के ध्वंसावशेषों में अद्वितीय है। इसके सामने रोम, मिस्र और यूनान के विशालकाय खंडहर भी तुच्छ प्रतीत होते हैं। इस क्षेत्र में संस्कृत भाषा के अनेक शिलालेख बिखरे पड़े हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार होने पर उन्हीं में स्थापित की गई बुद्ध प्रतिमाएं भी विद्यमान हैं। चीनी इतिहासकारों के अनुसार अब से कोई 1,25,000 वर्ष पहले केरल के राजा सूर्यदेव ने ऐतिहासिक अंगकोर वाट के मंदिरों को बनवाया था। शासकों की 3 पीढ़ियों ने उसे 70 वर्ष में बनाकर पूरा किया था। यह 21 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसे देखने को संसार भर के पर्यटक पहुंचते हैं। कंबोडिया की अर्थव्यवस्था को सुधारने में इन पर्यटकों का बड़ा हाथ रहता है। संसार की कई हवाई जहाज कंपनियों ने यात्रियों के ठहरने के सैकड़ों कमरे वाले होटल बनवाए हैं। एयर फ्रांस द्वारा बनवाया गया होटल लगभग 500 कमरों का है। यूरोप के कई बड़े देशों की सीधी विमान सेवा अंगकोर वाट के लिए पहुंचती है। चीन ने सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए एक हवाई अड्डा अपनी ओर से बनाकर
कंबोडिया सरकार को भेंट किया है। एक बार भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद वहां गए और अंगकोर वाट को देखकर मुग्ध हो गए। इस मंदिर में एक कमरा जादू जैसी विशेषता का है। उसमें घूमकर कोई अपने हृदय पर हाथ मारे तो प्रतिध्वनि ओम जैसी गूंजेगी। शरीर के अन्य किसी भाग पर हथेली मारो तो वैसा गुंजन नहीं होता। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पहुंचे थे और इस विलक्षणता को देखकर चकित रह गए थे। ऐसी ही और भी कितनी ही विशेषताएं इस अवशेष में हैं। चूने का उपयोग कम ही हुआ है। पत्थर रखकर उसे इतनी मजबूती से बनाया गया है कि इतना लंबा समय बीत जाने पर भी उसमें हिलने डुलने की कमजोरी नहीं आई है। खुदाई अभी भी चालू है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जितनी कलापूर्ण इसमें बन पड़ी हैं, उसकी तुलना में भारत में बने कम मंदिर ही ठहरते हैं। मंदिरों, स्मारकों, दुर्गों, भवनों की शिल्प कला में पूरी तरह भारतीयता का समावेश है। वे ऐसे लगते हैं मानो भारत में बने हों अथवा भारतीयों ने वहां पहुंचकर बनाए हों। भारत में बनी इस प्रकार की इमारतों और कंबोडिया के इन भवनों में तुलना की जाए तो प्रतीत होता है कि किसी न किसी की हूबहू नकल करने का प्रयत्न किया है। समय ने बहुत कुछ पलट दिया है। अब वहां की जनता पर पहले जैसी हिंदू धर्म की छाप नहीं है। मुसलमान और ईसाई धर्मों ने भी अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। फिर भी जो कुछ बचा है उससे यह स्पष्ट है कि वहां बौद्ध और हिंदू संस्कृति का लोप नहीं हुआ है। अभी भी जो बचा है उसे सींचा संभाला जा सके तो यह मुरझाया वृक्ष पुनः पूर्व काल की तरह हरा भरा हो सकता है। तेप प्राणम में लिखे लेख से प्रतीत होता है कि यशोवर्मन के बनाए सौगाताश्रय विया विहार में वैष्णव और शैव धर्म की भांति ही बुद्ध धर्म भी पढ़ाया जाता था। सूर्यवर्मन के शासनकाल में हिंदू धर्म की भांति बौद्ध धर्म को भी राजाश्रय मिला था। यही नीति अन्य शासक एवं विद्यालय भी अपनाते रहे थे। कंबोडिया की वर्ण व्यवस्था, नवीन जातियों का उद्गम, विवाह प्रथा, वेशभूषा, खान पान, वस्त्र आभूषण, पात्र, स्त्रियों की स्थिति, मृतक संस्कार आदि पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि वहां ब्राह्मण धर्म प्रचार के लिए और क्षत्रिय शासन व्यवस्था के लिए पहुंचे थे। उन्होंने विवाह उसी देश की स्त्रियों से किए और अपने वंश चलाए। चीनी इतिहासकार पीलियो के अनुसार 1000 के करीब विद्वान ब्राह्मणों का आधिपत्य था। इसमें शिव, कैवल्य, हिरण्यदास, अगस्त्य, दिवाकर, ऋषिकेश, वामशिव, शिवाचार्य, त्रिभुवन राज, लॉज युधिष्ठर, जयेंद्र पंडित, योगीश्वर, पृथ्वीन्द्र पंडित, गुण पंडित, कवींद्र, विशालाक्ष आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। क्षत्रिय वहां पहुंचकर विशुद्ध क्षत्रिय नहीं रह गए। उनके विवाह शादी ब्राह्मणों के साथ होते थे, अस्तु उन्हें ब्रह्मक्षत्र कहा जाता था। कितने ही राजाओं ने अपनी कन्याएं पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ विवाही थीं। इसी प्रकार कई ब्राह्मण कन्याएं भी राज परिवारों में सम्मिलित होकर क्षत्रिय संतान की माता बनी थीं। पहले वहां 4 ही वर्ण थे, पीछे उनके वंश सम्मिश्रण से 3 जातियां और बन गईं। इस प्रकार वहां 7 जातियों का सप्तवर्णों का प्रचार हो गया। इसका वर्णन इलियट की पुस्तक भारत का उसके इतिहासकारों द्वारा इतिहास पुस्तक में विस्तार पूर्वक दिया गया है। श्री चटर्जी की कंबुज में भारतीय संस्कृति का प्रभाव पुस्तक में इस समय वहां पुरुषों में धोती, कमर में फेटा और कंधे पर दुपट्टा डालने का प्रचलन बताया गया है। उस काल के उपलब्ध चित्रों में तत्कालीन शासकों और नागरिकों को इसी वेशभूषा का अभ्यस्त दिखाया गया है। महिलाएं लहंगा पहनती थीं। पिलियो की चे और टाकुअन की कथा में स्त्रियों के आभूषणों में हार, कर्णफूल, छल्ले, कंगन, बाजूबंद, करधनी, नुपुर आदि का उल्लेख है। वे विशेष अवसरों पर मेहंदी रचाती थीं। पुरुष गले में हार और कानों में कुंडल पहनते थे। स्त्रियों में जूड़ा बांधने और माथे पर चंदन लगाने का रिवाज था। यह वेशभूषा विशुद्ध रूप से भारतीय परंपरा के अनुकूल है। चीनी इतिहास की पुस्तक तांग वंश का इतिहास में तत्कालीन खाद्य पदार्थों, गीत वाद्य, नृत्य आदि का जैसा वर्णन है,
उससे स्पष्ट है कि उस समय वहां की प्रथा में पूरी तरह भारतीयता का समावेश था। मुर्दों को जलाने अथवा नदी प्रवाह करने, श्राद्ध तर्पण करके मृतात्माओं को संतुष्ट करने जैसे मरणोत्तर विधि विधान का वर्णन है। मृतक के शोक में उनके वंशज सिर के बाल मुड़वाते थे। विवाह अग्नि की साक्षी में उसकी परिक्रमा करते हुए संपन्न होते थे। बच्चों के कान छेदने और सिर के बाल मुड़वाने के समय उत्सव होते थे। इन दिनों कंबोडिया का राजधर्म बौद्ध है। जनता प्रायः बौद्ध धर्मावलंबी ही है, पर पूजा गृहों में वहां धनुषधारी राम और हनुमान जी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। सरकारी मुद्रा पर हनुमान जी छपे हैं। सेना के ध्वज पर भी हनुमान जी विराजे हैं। राजधानी नाम पेन के आधुनिकतम खेल स्टेडियम पर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। हनुमान जी वहां के मानस देवता हैं। कंबोडिया में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का ऐसा सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है मानो वे दोनों एक शरीर में जुड़े दो हाथ हैं। वर्मा और थाईलैंड की तरह ही कंबोडिया की वर्णमाला भी देवनागरी के अनुसार बनी है। अक्षरों की आकृति में थोड़ा अंतर है। वहां की भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रधानता है। यहाँ के विश्वविद्यालय में संस्कृत और पाली भाषा पढ़ाने की विशेष व्यवस्था है। सांस्कृतिक दृष्टि से कंबोडिया पूर्व एशिया के सभी देशों की तुलना में भारत के अधिक निकट है। यह सारा क्षेत्र अमेरिका और चीन के शक्ति संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ है। कंबोडिया इस खतरे से भयभीत है और तटस्थता की नीति अपनाकर किसी प्रकार अपनी जान बचा रहा है। नाम पेन तथा आसपास के नगरों में भारतीय भी बहुत हैं। उनमें से अधिकांश सिख धर्मानुयायी हैं। कितने ही गुरुद्वारे बने हैं और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है। राज तिलक के अवसर पर थाईलैंड की तरह कंबोडिया के राजा को भी धोती कुर्ता पहनना पड़ता है। विशेष अवसरों पर भी वे इसी पोशाक को पहनते हैं। कंबोज की राजभाषा 14वीं सदी तक संस्कृत रही है। यह वहां पर उपलब्ध शिलालेखों से स्पष्ट है। वहां अभी भी बच्चों का मुंडन संस्कार बड़ी धूमधाम से होता है और कटे हुए बालों को ताम्र पत्र में बंद करके मेकांग नदी में बहाया जाता है, जो वहां गंगा की तरह ही पवित्र मानी जाती है। कंबोडिया के शासकों का राज्याभिषेक वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ शैव ब्राह्मणों द्वारा संपन्न होता है। उस समय राज्याधिकारी के एक ओर शिव की मूर्ति रखी जाती है और दूसरी ओर विष्णु की। ज्योतिषी हर शुभ कार्य का मुहूर्त निकालते हैं। सामान्यतया गुरुवार सर्व शुभ माना जाता है। दीक्षा संस्कार वहां भी होते हैं। मांगलिक अवसरों पर महिलाएं रोली और अक्षत से मस्तकों पर तिलक लगाती हैं। कंबोडिया की वर्तमान जनसंख्या मात्र 70 लाख है। वहां बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्राप्त है। वहां के प्रायः सभी नागरिक बौद्ध धर्मावलंबी हैं। नाम पेन विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के अध्ययन का विशेष प्रबंध है। कंबोडिया के सर्वे सर्वा राजकुमार सिंगनुक ने एक बार दुखी होकर भारी मन से कहा था, भारत हमारी माता है और चीन हमारा पिता। दुर्भाग्य से हमारी माता ने हमारी परवाह करना छोड़ दिया और हम आश्रय विहीन होते जा रहे हैं।